एक आदमी जो स्क्रीन पर हमेशा विलन बनता है लेकिन रियल जिंदगी में सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। क्या ये आदमी 2-2 3-3 वोटर आईडी कार्ड्स रखता है? क्या ये कांग्रेस का आदमी है? क्या ये हिंदू धर्म के अगेंस्ट बोलता है? या फिर ये वही आदमी है जब पूरी इंडस्ट्री चुप हो जाती है तब सवाल पूछने की हिम्मत दिखाता है? हम बात कर रहे हैं प्रकाश राज। लॉट ऑफ एमएलएज एमपीज और माय फ्रेंड्स बोलते मुझे गाली मत दे रहा, बोल रहे बस ये तो स्कैम कर रहा है, तो इस पार्टी में आ गया तो स्कैम क्लीन हो गया। कहाँ तक खोद के जाऊंगा? औरंगजेब जाएंगे? आज एक मस्जिद को खोदो तो मंदिर मिलेगा, मंदिर को खोदो तो बुद्धा मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश राज है क्या, एक विलन या हीरो। बात है 26 मार्च 1965 की। बेंगलुरु में एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, नाम रखा जाता है प्रकाश राय। अब इस घर के बारे में एक बात समझ लो, यहाँ पैसे की काफ़ी तंगी थी, पिता शराब के आदी थे और घर का पूरा खर्चा अकेली माँ उठाती थी जो पेशे से एक नर्स थी। बचपन कुछ ऐसा ही गुजरा, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा स्ट्रगल भरा, लेकिन एक वाक्या जो शायद प्रकाश राय की पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। स्कूल में 7वीं क्लास में और एक नाटक में पहली बार स्टेज पर खड़े हुए। उस वक्त तो ये बस एक स्कूल एक्टिविटी थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ जगह जरूर था। कॉलेज पहुंचे तो सेंट जोसेफ में कॉमर्स पढ़ने गए, लेकिन वहां पर एक प्रोफेसर से बात नहीं बनी और पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी गई। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। बेंगलोर के क्लास्ट्रा में थिएटर ज्वाइन कर लिया। शुरू में महीने के सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए मिलते थे। इतने कम पैसों में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2000 से ज्यादा स्ट्रीट थिएटर शोज किए, एक के बाद एक बिना रुके, और इसी दौर में दूरदर्शन के कन्नड़ा सीरियल में भी काम करना शुरू कर दिया। टेलीविजन से धीरे धीरे पहचान मिलनी शुरू हो गई। फिर आता है साल 1994 और यहीं से असली मोड़ आता है कहानी में। डॉक्टर के बालाचंदर ने उन्हें तमिल फिल्म ड्यूट में एक रोल दिया, और एक दिलचस्प बात, उस फिल्म के दौरान ही बालाचंदर ने ही सजेस्ट किया था कि तुम अपना नाम प्रकाश राय से प्रकाश राज कर दो, और वहीं से ये नाम चला आ रहा है। वो आज तक चल रहा है। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, मलयालम, हर फिल्म इंडस्ट्री में ये आदमी छा गया। 200 से ज़्यादा फिल्में कर चुका है और इनके नाम 5 नेशनल अवार्ड भी हैं। इरावूर के लिए स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, कांचीवरम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और भी कई अवार्ड्स इनकी झोली में है। अब ज़्यादातर लोग इन्हें पहचानते कैसे हैं? विलन के रूप में। सिंघम में, वांटेड में, दबंग 2 में स्क्रीन पर हमेशा खलनायक बने, लेकिन ये आदमी जब स्क्रीन के बाहर आता है तो एकदम उल्टा करता है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। साल था 2017, तारीख थी 5 सितंबर। बेंगलोर में एक जर्नलिस्ट थी, नाम था गौरी लंकेश। अपने ही घर के बाहर उन्हें गोली मारकर मार दिया गया। गौरी अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थी, राइट विंग पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी क्रिटिक्स थी। और एक बात और, गौरी प्रकाश राज की दोस्त थी। उसके कुछ ही हफ्तों बाद अक्टूबर 2017 में प्रकाश राज ने DYFI के एक प्रोग्राम में खड़े होते हैं और सीधा सवाल करते हैं, बोलते हैं गौरी के किलर्स अभी तक पकड़े नहीं गए। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि जो लोग उसकी मर्डर पे सोशल मीडिया पे खुशी मना रहे हैं, उन्हें हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद ट्विटर पर फॉलो करते हैं। ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು, ನನಗೆ ಯಾರು ಕೊಂದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಯಾರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಜಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಕ್ರೌರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಟ್ವಿಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ इसी स्पीच में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर एक सरकास्टिक कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे भी बड़े एक्टर हैं, मैं सोचता हूं कि अपने सारे नेशनल अवार्ड इन्हें दे दूं। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಏನೋ ಆಗದೆ ನಟರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು 5 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ये बात मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर छाप दी। हेडलाइंस आई कि प्रकाश राज अपने सारे अवार्ड्स लौटा रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक वीडियो खुद बनाया और ये क्लियरिफाई किया कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपनी मेहनत से कमाए अवार्ड्स वापस कर दूँ। Well, I can just laugh as I see the scrollings in the news channels that Prakash Raj has decided to
give back his national awards. I am not such a fool to give back. और इसके थोड़े दिनों बाद लखनऊ में उनके खिलाफ एक केस भी दर्ज हो जाता है उनके कमेंट्स के इल्ज़ाम में। यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जो आज 2026 तक भी नहीं रुका। 2019 आता है और इसी साल प्रकाश राज एक ऐसा कदम उठाते हैं जो शायद ही कोई दूसरा सेलिब्रिटी उठाने की हिम्मत रखता। वो खुद लोकसभा का इलेक्शन लड़ जाते हैं बेंगलोर सेंट्रल से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। किसी पार्टी के सपोर्ट से नहीं, किसी पार्टी में शामिल भी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैं 2 या 3 महीने से ज्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में टिक ही नहीं पाऊंगा। चुनाव तो वो हार गए, लेकिन एक बात क्लियर हो गई थी कि ये आदमी सिर्फ बातों का नहीं करने का भी दम रखता है। इसी दौर में उन्होंने एक कैंपेन भी शुरू किया जिसका नाम था जस्ट आस्किंग। इसका मकसद सिंपल था, लोगों को ये सिखाना कि सवाल कैसे पूछा जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो सत्ता में, और ये बात समझना जरूरी है। आगे चल के इसी पे बहुत बढ़िया कंफ्यूजन होता है। 2018 में कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के दौरान एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आप कांग्रेस और जीडीएस की उतनी क्रिटिसिज्म नहीं करते जितना बीजेपी का करते हैं। जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि बीजेपी कैंसर की तरह है, कांग्रेस और जीडीएस कोल्ड कफ की तरह। हम बेवकूफ़ी होंगे अगर कैंसर को छोड़कर पहले कफ कोल्ड का इलाज करें। ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಇವತ್ತಿನ ತುರ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಲ್ಲ। और उन्होंने ये भी साफ किया कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बीजेपी को वोट मत दो। इसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो तेलंगाना के तत्कालीन सीएम केसीआर से और जेडीएस के लीडर देवगौड़ा कुमारस्वामी से भी मिले, धार्मिक नफरत के खिलाफ एकजुट होने के लिए, किसी एक पार्टी के साथ जुड़ने के लिए नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल था 2020 जब सीएए एनआरसी के अगेंस्ट पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रकाश राज हैदराबाद के धरना चौक पर खड़े दिखते हैं। जो हमारा प्रधानमंत्री जी है, जो प्रूड अनपढ़ है, उनकी झूठ की इस चेन में और एक झूठ बोला है। पॉलिटिकल साइंस का डिग्री है उनके पास, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। मैं उनसे कह रहा हूं, डोंट वरी, इस देश के नौजवानों ने, पढ़े लिखे नौजवान जो है, आपको आज से पूरा पॉलिटिकल साइंस सिखाएंगे हम। भीड़ के सामने बोलते हैं, अगर सरकार को रजिस्टर बनाना ही है तो पहले देश के बेरोजगार लोगों को रजिस्टर बनाओ, अनपढ़ बच्चों को रजिस्टर बनाओ। और मोदी और अमित शाह दोनों की एनआरसी पर अलग अलग स्टेटमेंट्स को लेकर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। वो बोलते हैं कि दोनों में ईमानदारी की कमी है। अमित शाह जी सत्य हरिश्चंद्र है, बोल रहे हैं हम एनआरसी लेके आएंगे, सच बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अरे एनआरसी का डिस्कशन ही नहीं है। और ये सिर्फ बड़े नेशनल लेवल मुद्दे नहीं थे। मैसूर के एमपी प्रताप सिंह के खिलाफ भी उन्होंने एक केस फाइल किया, ट्रोलिंग और बार बार के हमलों को लेकर। और इसी केस का जिक्र करते हुए प्रकाश राज कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना हर नागरिक का बुनियादी हक होता है। अब बात करते हैं 2026 की, जहां चीजें और भी तेज हो गई हैं। इस साल में प्रकाश राज ने एक ट्वीट रीशेयर किया था जिसमें लिखा था कि मैं पक्के तौर पर मानता हूं कि मोदी ने ना तो चाय बेची थी और ना ही भीख मांगते थे, वो एक बॉर्न लायर है। अपना कमेंट जोड़ते हुए प्रकाश राज ने लिखा कि मुझे नहीं पता उन्होंने चाय बेची थी या भीख मांगी थी, लेकिन मैं खुद उनके झूठों का गवाह रहा हूँ। इसी तरह एक दूसरे मौके पर उन्होंने मोदी को ब्लैक स्टैबर भी बोला था। करप्ट नेताओं, बलात्कारियों और हत्यारों को अपनी पार्टी में लेकर उन्हें रीब्रांड करने का इल्जाम भी लगाया था। लेकिन 2026 का सबसे दिल छू लेने वाला वाक्य कुछ और ही था। 26 मार्च 2026 को प्रकाश राज की मां सवर्णा लथा की डेथ हो जाती है। 31 मार्च को उनकी अंतिम विदाई होती है। इसी गम के दौरान कुछ ट्रोल्स ने एक फेक ट्वीट बनाया प्रकाश राज के नाम से, जिसमें पीएम मोदी की मां हीराबेन को लेकर एक घटिया अबेसिव बात लिखी गई थी। ये ट्वीट तेजी से वायरल होने लगा और लोग प्रकाश राज को इस पर घेरना शुरू कर दिया। 1 अप्रैल को प्रकाश राज ने खुद इस ट्वीट को फेक बताया। उन्होंने कहा कि बिगोट्स ने मेरे नाम से एक फेक ट्वीट बनाया है और
अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, वो भी अप्रैल फूल्स डे पे। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने भी जांच करके कंफर्म किया था कि ये ट्वीट पूरी तरह फर्जी था। इसी साल 14 जून 2026 को प्रकाश राज बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रोटेस्ट में भी शामिल होते हैं। ये प्रोटेस्ट नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। लेकिन इसी साल 2026 में उनके सामने दो नए लीगल मुश्किलें भी खड़ी हुई थी और उन्हें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में काफी गलत जानकारियां भी फैलाई जा चुकी हैं। पहला मामला था वोटर आईडी कार्ड का। इसकी शुरुआत होती है साल 2019 से, जब एक एडवोकेट के दिलीप कुमार ने हिलासरू गेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की थी। इल्जाम था कि प्रकाश राज के पास कर्नाटका के अलावा तमिलनाडु और तेलंगाना में भी वोटर कार्ड्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अगेंस्ट जाता है। सालों तक ये केस दबी रही, कोई खास एक्शन नहीं हुआ। फिर आता है 2026, अचानक ये केस तेजी पकड़ती है। कोर्ट ने उन्हें 2 बार समन भेजे, वो पेश नहीं हुए और 12 जून 2026 को तीसरी बार नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया उनके खिलाफ। अब 10 जुलाई 2026 को प्रकाश राज खुद बेंगलोर की 48 ACGM कोर्ट में पेश होते हैं। उनके वकील ने दलील दी कि उन्हें समन कभी सही तरीके से मिला ही नहीं। और एक और जरूरी बात ये भी बताया कि उन्होंने पहले ही तमिलनाडु वाला अपना वोटर रजिस्ट्रेशन हटा दिया था। कोर्ट ने इसको सुनकर वारंट तो वापस ले लिया और सिर्फ 4000 रुपए की कैश श्योरिटी पर उन्हें बेल दे दी गई। अब एक बात यहाँ क्लियर कर देना जरूरी है कि ये केस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, आगे भी चलेगा, लेकिन फौरी गिरफ्तारी वाला एंगल पूरी तरह खत्म हो गया है। अब दूसरा मामला जो पहले वाले से भी ज्यादा सेंसिटिव है। अप्रैल 2026 में केरला लिटरेचर फेस्टिवल के एक पुराना वीडियो क्लिप वायरल होता है, जिसमें प्रकाश राज का एक स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम और लक्ष्मण नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया इन्वेड करने आए थे और इसे उन्होंने लंका से भी जोड़ दिया था। Into a tree and go. What is your name? Oh, I am Rama from North. Yeah, I am Ravana from South. Nice meeting you. ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर घूमना शुरू हुआ तो 15 जून 2026 को तिरुपति तिरुमाला देवासथनम ट्रस्ट बोर्ड के एक मेंबर और बीजेपी के लीडर जी भानु प्रकाश रेड्डी ने इसको लेकर तिरुपति कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई। इल्जाम लगा कि बयान हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और आर्यन द्रविडियन थ्योरी को बढ़ावा देता है। तो ये 2 केसेस हैं जिनके आधार पर प्रकाश राज को एंटी नेशनल और हिंदू विरोधी जैसे टैग लगा दिए जाते हैं। एक और बात यहाँ जिक्र करनी जरूरी है, जिन्होंने उन पर हिंदू विरोधी होने का टैग लगाया था, शायद उन्हें ये नहीं पता था कि प्रकाश राज के पिता खुद हिंदू थे और उनकी मां रोमन कैथोलिक थी। अब सवाल ये उठता है कि ये टैग आखिर किसने दिया और क्यों दिया। देखो, बॉलीवुड के ज्यादातर बड़े सारे जो ब्रांड डील्स पर चलते हैं, जिनकी फिल्में करोड़ बनाती हैं, वो सरकार से कोई सवाल नहीं पूछते। उनका डर साफ है, एक गलत स्टेटमेंट, एक इंडोर्समेंट चला जाएगा, रिलीज डेट अटक जाएगी और ये लोग चुप रहते हैं और बदले में उन्हें सेफ बोला जाता है, सबका प्यारा बोला जाता है। दूसरी तरफ प्रकाश राज है, जिन्होंने खुद लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने अपनी जर्नलिस्ट दोस्त के मर्डर पर खुलेआम सवाल पूछा, जिन्होंने फार्मर्स और CAA प्रोटेस्ट में खड़े होकर बोला, जिन्होंने MP के खिलाफ केस फाइल किया और जब भी केस उनके खिलाफ आया तो वो भागे नहीं, खुद कोर्ट गए, खुद जवाब दिया। और यही फर्क ही असली बात है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम सरकार के सामने चुप हो जाएं। देशभक्ति का मतलब होता है तुम्हें अपने देश से इतना प्यार हो कि तुम उसे बेहतर बनाने के लिए सवाल पूछने से ना डरो। और जब लोग सवाल पूछने वाले को एंटी नेशनल का टैग देते हैं, वो असल में खुद अपनी कमजोरी दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनमें कभी खुद सवाल पूछने की हिम्मत नहीं आई। प्रकाश राज शायद परफेक्ट नहीं है, उन पे केसेस हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, उनकी अपनी गलतियां भी होंगी, लेकिन एक बात एकदम साफ है, जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री चुप रहती है, ये आदमी अकेला खड़ा रहा और शायद यही फर्क उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। तो दोस्तों, ये थी प्रकाश राज की कहानी। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।